हेलो गाइस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी एक नॉवेल नेवर लेट मी गो, जो इंक्लूडेड है स्पेक्यूलेटिव फिक्शन एंड डिटेक्टिव लिटरेचर में। इसमें हम कवर करेंगे हमारे ऑथर का एक इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, की फैक्ट्स ऑफ द नॉवेल और एक प्लॉट समरी। उसके बाद थोड़ी थीम्स भी डिस्कस करेंगे। सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट एंड लेट अस बिगिन। पहले हम जान लेते हैं काजुओ इशिगिरो के बारे में। तो इनका जन्म जापान में हुआ था, पर ये बड़े हुए हैं यूके में। यहाँ पे इनके फादर एक ओशनोग्राफिक साइंटिस्ट थे। काजुओ इशिगिरो एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में। इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री करी है क्रिएटिव राइटिंग में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। शुरुआत करते हैं, हम जान लेते हैं की फैक्ट्स के बारे में। हमारी नॉवल की फैक्ट्स जान लेते हैं नॉवल के कुछ। तो हमारी इस नॉवल की नरेटर है केथी। ये नॉवेल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, प्रेजेंट टेंस में। सेटिंग है इस नॉवेल की इंग्लैंड लेट 1990s में। ऑल्दो जो टाइम स्पैन है वो इससे ज्यादा लंबा रहेगा। ये टेक्स्ट पब्लिश हुआ था 2005 में। अब जान लेते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में कि किस बारे में है ये नॉवल, क्यों लिखी गई थी ये। अब हमारा ये जानना जरूरी है कि ये एक डायस्टोपियन फिक्शन है। ये फिक्शन वो होते हैं जो सोसाइटी से थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे फिक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट की कुछ बातें कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल की कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इसका ना सोसाइटी को मैसेज देने वाला, मोटिवेट करने वाला या कुछ भी एडुकेट करने वाला इसका कोई मोटिव होता है। तो अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको। तो हमारी नॉवल लिखी गई थी 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में। अब ये ऐसा टाइम था और ऐसा टाइम है जब बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, एडवांस हो रही है। 1990s में जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट निकाला था। बेसिकली क्लोन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एनिमल के क्लोन्स बोल रहे हैं या प्लांट्स के क्लोन्स बोल रहे हैं, तो वो समझिए एग्जाम्पल की तरफ, एक प्लांट से सेम दूसरा प्लांट बनाना, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सिमिलर सब कुछ, उसे क्लोन बोलते हैं। ऐसे ही एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के क्लोन्स बनाए जाते थे स्टेम सेल के यूज से। तो उसी को हमारी नॉवेल में एक ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए बोला गया है कि इसमें जो क्लोनिंग है वो ह्यूमन बींग्स की होती है, ह्यूमन क्लोन्स बनाए जाते हैं। हमारी स्टोरी में जो क्लोन्स है ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गन फार्मिंग की जाए, ताकि जब वो क्लोन्स बड़े हो जाएं, बिल्कुल ह्यूमन के जैसे बड़े होंगे, वो नकली नहीं होंगे, वो भी ह्यूमन बींग्स ही होंगे। वो भी जायगॉट से ही एक तरीके से मेडिकल साइंस से ग्रो किए होंगे उन्होंने। तो उनके ऑर्गन्स को निकाल के हम उसको दूसरे ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे। तो क्लोन्स को ग्रो किया जाता है ह्यूमंस की हेल्प के लिए। ऑल तो बता दूं कि ये फिक्शन है, ये कोई रियल स्टोरी आप बोल लीजिए नहीं है ये। तो लेट अस बिगिन नाउ। हम जान लेते हैं हमारी स्टोरी के बारे में, और उसमें के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं आपको साफ साफ बताती रहूंगी, उनका ऐसा ऐसा रोल आता रहेगा। तो नेवर लेट मी गो, इसकी सेटिंग है इंग्लैंड 1990 में, और ये नरेट करती हैं केथी एच, जो है हमारी फर्स्ट यहाँ पिक्चर में दिख रही हैं आपको। केथी एच है ये। इनसे ही हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। ये एक स्टूडेंट है हेल शाम स्कूल में। हेल शाम, HAILSHAM, हेल शाम स्कूल में। और अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो अब ये एक केयर टेकर या केयरर बन चुकी हैं, जो डोनर्स की, यानी जो क्लोन से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं ना, उन क्लोन्स की यहाँ पे मेडिकल हेल्प करती हैं, उनका ध्यान व्यान रखती हैं। अब हमारी नॉवल की शुरुआत ही हेल शाम स्कूल में होती है। ये एक ऐसी बोल लीजिए, स्कूल बोल लीजिए, ऐसी कम्युनिटी टाइप बिल्ड हुई हुई है यहाँ पे, कि यहाँ पे फुटबॉल फील्ड्स हैं, बड़े बड़े से बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके गार्डियंस हैं। वैसे टीचर्स बोला जाता है, पर यहाँ पे हम गार्डियंस वर्ड यूज करेंगे। ये जो गार्डियंस हैं, इनमें से हमारे कुछ गार्डियंस यहाँ पे हमें पिक्चर्स में लगाई हुई हैं, जैसे मिस एमिली, मिस गेरेल्डाइन, और ये जो मैडम वगैरह है, इनका रोल मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो ये मिस एमिली, मिस गेरेल्डाइन, मिस लूसी भी ये इनकी गार्डियंस है। एमिली जो है,
हमारी यहाँ पे ये जो आपको ओल्ड लेडी दिख रही है यहाँ पे, ये मिस एमिली, ये इनके स्कूल की हेड भी हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं ये। केथी जो है ना, इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है दो लोगों से, रूथ और टॉमी। ये जो इनके साथ एक यहाँ पे इनकी राइट में है और इनके नीचे, केथी की दोस्ती हो जाती है रूथ और टॉमी से। एक दिक्कत है पर, टॉमी को ना टैंट्रम इशू है बड़ा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है इसको। एंगर इश्यूज बोल लीजिए, टेम्पर इशू, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हेल शाम स्कूल है ना, यहाँ पे आर्ट क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अभी ये हम बात कर रहे हैं जब केथी एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आर्ट क्लासेस स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टॉमी है ना, हमारे जो इनके कैरेक्टर टॉमी, टेम्पर टैंट्रम्स वाले, ये बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़े और सबसे बेस्ट काम करके दिखाएं, और ये सिलेक्ट हो जाए हर चीज में बेस्ट हो ये। टॉमी से तो इनके क्लास के बच्चे भी चिढ़ते हैं एक तरीके से, क्योंकि जो मैडम है ना यहाँ पे, इनको सारे स्कूल के बच्चे एक तरीके से हेड मानते हैं। अब चाहे ये हैं या नहीं है, पर इनको हेड माना जाता है, अथॉरिटी में माना जाता है इनको। और टॉमी को मैडम बार बार बोल देती हैं कि ये आर्ट वर्क्स मेरी स्पेशल गैलरी में रख दो। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं टॉमी के, वो उससे चिढ़ते हैं, कभी कभी मारते भी हैं और झगड़ते भी हैं। अब एक दिन ना, केथी एक कैसेट टेप खरीदती है जिसमें एक गाना होता है नेवर लेट मी गो नाम का। और ये गाना केथी को इतना पसंद आ जाता है कि दिन रात उस पर नाचती रहती है। और एक दिन इसी पे नाचते हुए, जो एक तरीके से वॉशरूम बोल लीजिए या फिर लेडीज का रूम बोल लीजिए, यहाँ पे वहां पे केथी को नाचते हुए देख लेती हैं मैडम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है कि जब मैडम देखती है ना, तो डांस करते हुए देख के मैडम को रोना आ जाता है। अब केथी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ये रो क्यों रही है। और बाद में उनको पता चलता है मैडम से कि मैडम के बच्चे नहीं हैं, और इसीलिए जो गार्डियंस हैं स्कूल के, वो एक तरीके से बुरा फील करते हैं मैडम के लिए, और स्टूडेंट्स भी मैडम से अटैच्ड हैं, उनको हेड मानते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं हेल शाम के, ये बड़े होने लग जाते हैं। अब इनको बताया जाता है क्लोन्स के बारे में, कि जैसे ही हेल शाम से बच्चे एडुकेट हो जाएंगे, इनकी पढ़ाई यहाँ से पूरी हो जाएगी, तो इन बच्चों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो केयरर्स बन सके, जो डोनर्स हैं उनकी हेल्प कर सके। पहले इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर एक केयरर बनेंगे, और उसके बाद एंड में ये भी डोनर्स बन जाएंगे, ये भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देंगे। ये जो डोनर्स है ना, ये अपने ऑर्गन्स एक एक करके देते हैं। अब बेनिफिट है नॉन क्लोन्ड ह्यूमंस का, कि उनको ये ऑर्गन्स मिल जाते हैं इन क्लोन्ड ह्यूमन बींग से। आपको लगेगा कि नकली ह्यूमन बींग्स हैं, नहीं, ये सारे असली इंसान ही हैं, पर इनको क्लोन की तरह बड़ा किया जाता है ताकि दूसरे लोगों को अपने ऑर्गन्स डोनेट कर पाए। जब इनकी सर्जरीज की जाती हैं ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, तो जो केयरर्स होते हैं वो इस सर्जरी वगैरह में हेल्प करते हैं। अब ये जो मिस लूसी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन मिस लूसी का रोल के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये भी हेल शाम पे एक गार्डियन ही है, और ये टॉमी को बताती है कि जब ये आर्ट क्लास को अटेंड करते हैं ना, और वहां पे देखते हैं कि लोग इनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, कभी कभी टॉमी बहुत एंगर में गुस्से में आ जाते हैं और चीजों कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मिस लूसी टॉमी को समझाती हैं कि ये सब जब तुम बड़े हो जाओगे ना, ये सब इतना मैटर नहीं करेगा तुम्हारे लिए। और दूसरे बच्चों को भी बताती हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को डोनेट करना है आगे जाके, तुम्हें दूसरों की देखभाल करनी है, तुम्हें पहले केयरर बनना है, फिर डोनर्स बनना है, तो तुम इन छोटी छोटी बातों से हर्ट मत हुआ करो। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अवेयर हैं कि उनकी किस्मत कैसी है, उनको एंड में डोनर ही बनना है, और उनको अपनी किस्मत एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। अब इनको ना बाद में थोड़ा टाइम बाद बच्चों को, हेल शाम स्कूल के बच्चों को, ये सुन के एक तरीके से शॉक लगता है कि मिस लूसी ने स्कूल यानी हेल शाम स्कूल छोड़ दिया है। मिस लूसी इस बात से डिसअग्री करती हैं कि बच्चों को उनके ऑर्गन्स क्यों डोनेट करने दिए जाते हैं,
क्यों उनको बताया जाता है कि जो आप सीख रहे हो वो आपके साथ भी होगा, आप जिनकी केयर कर रहे हो, जिनकी सर्जरीज कर रहे हो, वो सर्जरीज आपके साथ भी होंगी। इस बात से मिस लूसी डिसएग्री करती हैं और इसीलिए मिस लूसी ये स्कूल छोड़ देती हैं। आगे बढ़ती है हमारी स्टोरी, केथी, टॉमी एंड रूथ। अभी तीनों दोस्त हैं, बताया मैंने आपको, ये जो तीन लोग हैं दोस्त हैं आपस में। अब वो रूथ और टॉमी, इन दोनों का बन जाता है एक कपल। जब ये हेल शाम स्कूल में लास्ट ईयर में होते हैं ना अपने स्कूल के, तो इन दोनों का एक कपल सा बन जाता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप इनकी स्टार्ट हो जाती है। अब स्कूल खत्म होने से पहले केथी, रूथ, टॉमी और ये दो जो कपल दिख रहे हैं आपको एंड में, क्रिसी एंड रॉडनी, ये जाते हैं एक ट्रिप पे। अब यहाँ पे ये लोग रूथ के लिए एक पेरेंट ढूंढ रहे हैं, क्लोन ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वो क्लोन नहीं मिल पाता। और यहीं पे केथी को वो कैसेट दोबारा मिलती है जिसपे वो गाना होता है नेवर लेट मी गो, जिसपे केथी पहले बहुत अच्छे से खुल के नाचा करती थी। केथी को रियलाइज होता है कि केथी को टॉमी से प्यार हो गया है, पर टॉमी तो रूथ के साथ रिलेशनशिप में है। रूथ और टॉमी का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी ड्राइंग्स की वजह से, आर्ट की वजह से। इसके ही थोड़ा टाइम बाद टॉमी केथी को बताता है कि जो टॉमी है ना वो ड्राइंग्स बना रहा है इस उम्मीद में कि जो मैडम है ना वो अपनी स्पेशल आर्ट गैलरी में टॉमी की ड्राइंग्स को भी रखेंगी और उसको रिस्पेक्ट फील होगी। टाइम बीत जाता है, वो टाइम आ जाता है कि केथी, रूथ और टॉमी को पहले केयरर और फिर डोनर बनना है। अब पर ना एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि अगर यहाँ पे स्कूल में कोई भी एक कपल ये प्रूव कर देता है कि वो एक लविंग रिलेशनशिप में है, तो वो एक डोनर केयर बनने की जो रेस है ना इससे बाहर निकल जाता है, इनको छुटकारा मिल जाता है फॉर बीइंग अ क्लोन, फिर क्लोन नहीं रहते। तो इसीलिए ना टॉमी रुथ को बोलता है कि हम भी ये करते हैं, हमारी अगर मैच कर गई ना ड्राइंग हमारी, तो हम भी यहाँ से बच जाएंगे। पर रुथ को ये आइडिया लगता है रिडिकुलस, तो सब कुछ खत्म हो जाता है और केथी, रूथ और टॉमी अब तीनों ही डोनर्स और केयर बन जाते हैं। केथी केयर बन जाती है रूथ की, यानी रूथ डोनर बन चुकी है और केथी रूथ की सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करवाने में हेल्प करती है। थोड़ा टाइम बाद एक ट्रिप के दौरान रूथ जो है वो टॉमी और केथी से माफी मांगती है कि मैं केथी और टॉमी तुम्हारे बीच में आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब केथी तुम टॉमी के लिए केयर बन जाओ, टॉमी की सर्जरीज करो। और ये बोल के रूथ की डेथ हो जाती है। रूथ अभी तक दो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर चुकी होती हैं, उसके बाद वो मर जाती है। और इसी बीच रूथ है मरने से पहले केथी और टॉमी को मैडम का एड्रेस देके जाती हैं कि तुम जाके उनसे ये बता सकते हो कि तुम एक लविंग रिलेशनशिप में हो और इससे छुटकारा पा सकते हो। केथी और टॉमी चले जाते हैं मैडम के पास, मैडम के साथ साथ वहाँ पे मिस एमिली भी होती हैं जो उनके ऊपर बनी हुई हैं। केथी और टॉमी चले जाते हैं मिस एमिली और मैडम के पास और वहाँ पे जाके पूरी बात करते हैं। पर मैडम और एमिली को बताती हैं कि ये जो बात है ना कि छुटकारा मिल जाता है तुमको अगर तुम प्यार में हो, तुम्हारी ड्राइंग्स मैच कर जाएं, ये सब बात बस एक अफवाह है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है हेल शाम में। और ये भी बताती हैं कि हिलशाम स्कूल को हमें बंद करना पड़ गया है क्योंकि फंडिंग नहीं है हमारे पास। और यही बात सुन के केथी और टॉमी वहां से वापस जा रहे होते हैं और इसी बीच में इनके टॉमी को और अपने ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, टॉमी के ट्रीटमेंट सेंटर पे जा रहे हैं लोग। इसी बीच टॉमी को अगेन एक टेम्पर टैंट्रम होता है, जैसे कि पता है हम इसको एंगर इश्यूज हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि अब ये केथी के साथ एक लविंग कपल की तरह नहीं रह पाएंगे। और अपनी चार ऑर्गन्स डोनेट करने के बाद टॉमी की भी डेथ हो जाती है। केथी अपनी जॉब अब केयरर से डोनर ही भी बन जाती हैं आफ्टर टॉमीज डेथ। और नॉवल की एंड में ये दुख जताती हैं रूथ और टॉमी की डेथ का और हिल शाम स्कूल को भी मिस करती हैं। ये कहती हैं कि इनके दिमाग में हमेशा मेमोरीज रहेंगी हिल शाम की और वहां के लोगों की। और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। जो थीम है हमारी इस पूरी नॉवल में वो है, जैसे फर्स्ट थीम है मैच्योरेशन एंड ग्रोइंग अप, कि हम ये देखते हैं कैसे हमारे सारे नॉवेल्स बड़े होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, उनको अपनी नीड्स और अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में समझ आ जाता है।
नेक्स्ट इज इंडिविजुअल गोल्स वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो सोसाइटी है वो इन क्लोन से एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दें, पर इनके इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट हैं, इनके जो लव है, इनका जो फ्रेंडशिप है उसको वैल्यू नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज लूजिंग एंड फाइंडिंग। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गार्डियंस जो हैं, जैसे कि मिस लूसी हैं, वो अटैच्ड फील करती हैं और जब उनको सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं होता हेल शाम स्कूल के रूल से तो वो छोड़ देती हैं। तो यही हमारी कुछ थीम्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।